Good morning, students. This is Sweb Tyag here, lecturer at Impact College, Science and Technology, Rampur. Warm welcome to Impact Agri classes. I hope all of you are fine. Students, हमने प्रीवियस जो सीरीज लेक्चर सीरीज थी हमारी वो थी फार्म मशीनरी की। वो सीरीज हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम स्टूडेंट्स के डिमांड पे एक और सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें आपको पढ़ के मज़ा आने वाला है। यकीन दिलाता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा और जब चीज़ें आपकी समझ में आ जाए तो आप वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने सब्जेक्ट की तरफ। आज हम कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आए हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट है आज कौन सा, रेनफीड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। रेनफीड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रेनफीड एग्रीकल्चर। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है हमारे रेनफीड एग्रीकल्चर, क्या होता है ये? स्टूडेंट्स, मैं आपको अगर बताऊं तो रेनफीड एग्रीकल्चर को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? हिंदी में हम बोलेंगे इसको वर्षा आधारित खेती। क्या बोलेंगे? वर्षा आधारित और शुष्क खेती। वर्षा आधारित एवं शुष्क खेती। शुष्क खेती हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? वर्षा आधारित एवं शुष्क खेती हम इसको बोलेंगे। ठीक है। अब वर्षा आधारित खेती का क्या मतलब है? मतलब ऐसी खेती करना या ऐसे एरिया में खेती करना जिस एरिया में हमारे पास में इरिगेशन फैसिलिटी ना हो, आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटी हमारे पास में ना हो। मतलब हमारी जो फसल है, जो हमारी क्रॉप्स है, जो हमारी कल्टीवेशन है, वो पूर्णतया मतलब टोटली किस पे डिपेंड हो? रेन पे डिपेंड हो। वो किस पे डिपेंड हो? बारिश पे डिपेंड हो। तो इस प्रकार की खेती को या इस प्रकार की खेती जिस एरिया में की जाती है उसको क्या कहते हैं? रेनफीड एग्रीकल्चर या रेनफीड कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि कल्टीवेशन ऑफ वेयर एरिया देयर इरिगेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। मतलब ऐसे एरिया में फसलों की बुआई करना जिस एरिया में सिंचाई की सुविधा हमारे पास में उपलब्ध ना हो। मतलब देयर आर टोटली डिपेंड ऑन क्रॉप ऑफ रेनफॉल। ठीक है। हमारी जो पूर्णतया हमारी जो फसलें होंगी किस पर निर्भर होंगी, या हमारी खेती किस पर निर्भर होगी? सिर्फ बारिश पर निर्भर होगी। बारिश हो गई तो फसलें अच्छे से हो गई, बारिश टाइम पे हो गई तो फसल सीड की सोइंग हमने टाइम से कर ली। अगर बारिश होने में या मॉनसून सीजन में हमारा टाइम लग गया, लेट हमारा मॉनसून सीजन हो गया, तो हमारी जो फसल की हम बुआई करने वाले हैं वो भी हमारे यहाँ पे लेट हो जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी दिक्कत आती है इस एरिया में खेती करने में, बहुत सारी प्रॉब्लम है मोस्टली। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है? हमारे इंडिया में लगभग 50% एरिया हमारा ऐसा है जिस पर रेनफीड एग्रीकल्चर हमारा होता है। अगर मैं बात करूं तो अराउंड 144 यानी कि 144 मिलियन हेक्टेयर लैंड हमारा क्या है? कल्टीवेटेड लैंड, जिस पर हम फसलें उगा सकते हैं। ऐसा लैंड जिस पर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्रॉप कल्चर हम उगा सकते हैं। तो ऐसा लैंड हमारे इंडिया में कितना है? 144 मिलियन हेक्टेयर। अगर हम टोटल जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो कितना है? 329 मिलियन हेक्टेयर। मतलब 328 कुछ है, तो हम इसको 329 मिलियन हेक्टेयर के आसपास बोल देते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें से आउट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, टोटल भौगोलिक एरिया, इंडिया के टोटल भौगोलिक एरिया में से हमारा 144 मिलियन हेक्टेयर एरिया हमारा क्या है? ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या रेनफीड एग्रीकल्चर है। ठीक है।
अब मैंने आपको जिससे बताया कि 50% कंट्रीब्यूशन जो फूड ग्रेन में हमारा करता है वो रेन फीड एग्रीकल्चर या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से हमारा आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम यहाँ पे अपने पॉइंट्स आपके लिए कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अपडेटेड पॉइंट्स हैं, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। हम क्या, अब मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है रेनफीड एग्रीकल्चर का, तो देखते हैं हम क्या है रेनफीड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। रेनफीड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मीन्स cultivation of crop under cultivation of crop entirely under rain-fed condition। ठीक है, मतलब फसलों की बुआई केवल किस कंडीशन में, रेनफीड कंडीशन, मतलब बारिश पर आधारित कंडीशन में। ठीक है, बारिश होगी तो खेती होगी, नहीं बारिश हुई तो खेती नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देयर आर नो इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल, मतलब यहाँ पे कोई इरिगेशन फैसिलिटी हमारी अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, टोटली किसान जो फार्मिंग करता है वो किस पर करता है, हमारी बारिश पर निर्भर रहती है उसकी पूरी फार्मिंग। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार की खेती में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारी हमारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट है, क्या क्या कि इसमें प्रॉब्लम आती है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो हमें ये है हमारी कि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। और जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि 33% हमारा क्या है, इंडिया का इरिगेटेड एरिया है 33%, और 67% हमारा क्या है, रेनफीड या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखो, इन अवर कंट्री irrigated area constitutes 33% and 67% is dry land and rainfed out of 144 यानी कि 144 मिलियन हेक्टेयर ऑफ कल्टीवेशन लैंड। यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे देश में जो इरिगेटेड एरिया है वो कितना है, 33% है, यहाँ पे लिखा हुआ है 33% है, और 67% हमारा क्या है, ड्राई लैंड या रेनफीड एग्रीकल्चर है, ड्राई लैंड या रेनफीड एरिया है। ठीक है, आउट ऑफ कितने में से 144 जो मैंने आपको बताया 144 मिलियन हेक्टेयर हमारा क्या है, तो कल्टीवेटेड एरिया है, उसमें से हमारा 67% क्या है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर यहाँ पे हो रहा है, और 33% हमारे पास में यहाँ इरिगेटेड एरिया है। अब भाई हमारे पास में ड्राई लैंड एग्रीकल्चर तो ज्यादा हुआ, 67% ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है। तो जब इतना ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हमारे पास में, इतना रेनफीड फार्मिंग हम इतने एरिया पे कर रहे हैं, तो फिर तो इसका कंट्रीब्यूशन भी हमारे इंडिया के फूड के में बहुत ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा। 50% कंट्रीब्यूशन हमारा ये रेनफीड एग्रीकल्चर या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन में करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द टोटल क्रॉपिड एरिया इज 187.94 मिलियन हेक्टेयर, मतलब हमारे पास में टोटल क्रॉपिड एरिया कितना है। टोटल क्रॉपिड एरिया का मतलब क्या है, यहाँ पे एक होता है हमारा कि हम टोटल क्रॉपिड एरिया का मतलब यहाँ पे है कि कितने एरिया पे हम टोटल कितने एरिया पे हम फसलों की बुआई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टोटल क्रॉपिड एरिया कहते हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है क्रॉपिड एरिया तो हमारा, जैसे क्रॉप इंटेंसिटी होती है तो क्रॉपिड एरिया अलग होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी अलग होती है। ठीक है, ये मैं आपको जब आगे लेक्चर में आपको इस सब्जेक्ट का कंटिन्यू करूंगा तो वहां पे मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक है, तो हमारा जो टोटल क्रॉपिड एरिया कितना है वो 187.94 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, सच ड्राई लैंड एग्रीकल्चर contributes about 44% ऑफ नेशनल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब ऐसे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हमारे जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में कितना परसेंट योगदान कर रहा है, 44% योगदान कर रहा है। ठीक है, टोटल क्रॉपिड एरिया कितना है हमारा, वो 187.94 मिलियन हेक्टेयर या 94 मिलियन हेक्टेयर हमारा यहाँ पे क्या है, टोटल क्रॉपिड एरिया है। लेकिन यहाँ पे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में 44% नेशनल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया
एरिया विल बी अचीव 50%। अगर हम यहाँ पे सारी इरिगेशन फैसिलिटी यूज करके, इरिगेशन फैसिलिटी का में कौन कौन सी हमारी भाई कौन कौन सी सोर्स आएंगी, उसमें हमारी कैनल्स आएंगी, नहरें आएंगी, नदियां आएंगी, ठीक है, तालाब आएंगे, उसके ट्यूबवेल आएंगे, वेल आएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी है हमारे पास, इरिगेशन रिसोर्सेज है। तो अगर हम सारी रिसोर्सेज को यूज करें, जितने रिसोर्स है हमारे पास में, सिंचाई के रिसोर्सेज जितने भी है, सारी रिसोर्सेज को यूज करें, तो तब भी हम ज्यादा से ज्यादा 50% एरिया को इरिगेटेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी हमारा 50% एरिया अनइरिगेटेड रह जाएगा। अब देख लो यहाँ पे कितना एरिया हमारा क्या है, अनइरिगेटेड है, मतलब कितना एरिया हमारे पास में ड्राई लैंड है, 50% एरिया। अगर हम सारे रिसोर्सों को यूज करें तब हमको इतना मिल रहा है। वैसे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 44% एरिया हमारा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अगर हम टोटल यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया अचीव करना चाहें सारी आफ्टर द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्स ऑफ इरिगेशन, मतलब सारे रिसोर्सों का हम यूटिलाइज करके, इरिगेशन की सारे रिसोर्सों का यूटिलाइज करके भी अगर हम 50 मैक्सिमम कितना एरिया इरिगेटेड अचीव कर सकते हैं, हम सिंचित कितना एरिया बना सकते हैं, सिर्फ 50%, ठीक है। 44% से यहाँ पे 6% हमारा बढ़ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इन दिस वे 50% एरिया कल्टिवेटेड एरिया विल बी रिमेन अनइरिगेटेड। अगर हम ये सारे रिसोर्स भी अपनाएंगे तो फिर भी हमारा 50% एरिया क्या रह जाएगा, अनइरिगेटेड या असिंचित हमारा रह जाएगा, ऐसा एरिया जिसमें सिंचाई की सुविधा नहीं है, ठीक है। तो ये डिटेल आपको आई होप समझ में आ गई होगी, इसको आप साथ साथ नोट करते चले, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ तो अब आप हिंदी में भी इसको नोट कर सकते हो, बोलते बोलते जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इंग्लिश में भी आप इस डेटा को नोट कर सकते हो। एक अच्छा डेटा मैंने आपको यहाँ पे दिया है। तो नेक्स्ट हम बात करें, इस एरिया में मुख्यतः कौन सी फसल हमारी होती है भाई। 50% अगर हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल इरिगेशन रिसोर्सेज का अगर हम ज्यादातर यूज करेंगे, मैक्सिमम यूज करेंगे उनका, तो फिर भी हम 50% एरिया को ही इरिगेटेड बना पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 50% एरिया से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे फूड ग्रेन मिल रहा है, फूड ग्रेन मिल रहा है। तो वो 50% एरिया में जो हमारा अनइरिगेटेड है, उसमें हम कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं, किन किन फसलों को लगा के हम वहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो वो ऐसी फसलें हमारी होंगी जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी, कम से कम वाटर रिक्वायरमेंट वाली यहाँ पे हम फसलें लगाएंगे, जिनको इरिगेशन की आवश्यकता ना हो, कम पानी की आवश्यकता हो, ऐसी यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फसलें लगाएंगे। और वो फसलें कौन कौन सी हो सकती है हमारी, हम ड्रोट रेसिस्टेंट, हमारी जो सूखा प्रतिरोधी फसलें वो कौन कौन सी होती है हमारी, उसमें हमारा ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, ठीक है, और उसमें हमारा कॉटन आ गया और मक्का आ गया, ठीक है, और हमारा इसमें कास्टर आ गया। तो ये स्पेशली हमारी वो फसलें हैं जिन फसलों को हम उस एरिया में ग्रो कर सकते हैं जिस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी हमारे पास में उपलब्ध ना हो, जहां पर हमारी जो फसलें हैं वो सिर्फ किस पर आधारित हो, बारिश पर आधारित हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये आपको दिया है, यहाँ पे हम पल्सेस भी ग्रो कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, दालें भी यहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं, दलहनी फसलों को भी हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि दलहनी फसलों की मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होती है, 400 से 500 mm ही होती है मैक्सिमम। बाकी तो हम अगर पिजन पी की बात करें, अरहर की बात करें, तो उसकी तो 350 से 400 के आसपास हमारी वाटर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पल्सेस भी ग्रो कर सकते हैं और इसके साथ साथ ऑयल सीड क्रॉप्स भी हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो इम्पोर्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट की है, इम्पोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स। इस एरिया में हम कौन सी ऐसी फसलें हैं जो हम कमर्शियली यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो कौन सी हमारी, एक तो कॉटन हो गई, दूसरा हमारा ग्राउंडनट हो गई, ज्वार हो गई, बाजरा हो गई, मक्का हो गई और हमारी कास्टर हो गई, ठीक है। कॉटन मतलब कपास, ग्राउंडनट, ज्वार, बाजरा, मक्का और हमारा अरहर, ठीक है। तो ये मेन हमारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिन क्रॉप्स को हम इस पर्टिकुलर एरिया में
ग्रो कर सकते हैं, कमर्शियली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, हमारी जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वो कितने प्रकार की होती है? अगर मैं आपको टाइप्स की बात करूं तो हमने जो हमारी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है उसको एनुअल रेनफॉल के आधार पर, वार्षिक वर्षा के आधार पर हमने 3 कैटेगरी में उसको क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट है हमारी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, एक है हमारी रेनफीड एग्रीकल्चर, एक है हमारी ड्राई फार्मिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारी जो ड्राई फार्मिंग है वो कौन सी होती है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप वेयर एरिया, cultivation of crop where area their annual rainfall is less than 750 या 750 एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm। ठीक है, मतलब 750 mm से जहां पर वार्षिक वर्षा हमारी 750 mm से कम वार्षिक वर्षा हो रही हो, ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे? ड्राई फार्मिंग या ड्राई लैंड या ड्राई फार्मिंग, ऐसे एरिया को हम बोलेंगे। अगर हम ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करें तो ड्राई लैंड फार्मिंग में हमारी कितनी वार्षिक वर्षा होगी? तो वहां पे हमारी होगी 750 mm से 1150 mm के बीच में। ठीक है, और हमारा जो रेनफीड एग्रीकल्चर है या हमारी रेनफीड फार्मिंग है, वहां पे कितनी वार्षिक वर्षा हो गई हमारी? रेनफीड फार्मिंग की बात करें तो रेनफीड फार्मिंग में हमारी मोर देन 1150 mm एनुअल रेनफॉल कितनी है? मोर देन 1150 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल हमारी वहां पे रिसीव होगी। ठीक है, तो देखते हैं हमारा, मैंने यहाँ पे आपको तीनों कैटेगरी को यहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है, डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो देखते हैं क्या है हमारे यहाँ पे। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मे बी क्लासिफाई इन 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनुअल रेनफॉल। मैं बता चुका हूँ कि मैंने ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को वार्षिक वर्षा के आधार पर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, 3 कैटेगरी में उसको विभाजित किया है। तो कौन कौन सी कैटेगरी है? एक तो हमारी ड्राई फार्मिंग, तो ड्राई फार्मिंग भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जहां पर वार्षिक वर्षा हमारी कितनी होती हो? 750 mm से कम होती हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 mm यानी कि 750 mm and crop failure due to prolonged dry spells during crop period is most common। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है? हमारे जो ड्राई फार्मिंग है ना, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 750 मिलीमीटर से जिस एरिया में वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम हो रही हो, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? ड्राई फार्मिंग बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी जो फसलें हमारी जो फेल होती है ना, क्रॉप फेलियर हमारा किस वजह से आता है? सूखा पड़ने की वजह से यहाँ पे हमारी क्रॉप फेल होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वार्षिक वर्षा हमारी बहुत कम हो रही है, एक तो इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, दूसरा सोने पे सुहागा क्या है कि वार्षिक वर्षा भी हमारे यहाँ पे बहुत कम है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी जो फसलें फेल होती है या फसलें हमारी अच्छा प्रोडक्शन नहीं देती है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी क्या है? यहाँ पे हमारी क्या है? ड्राई स्पेल्स, सूखा पड़ जाने से हमारी फसलें यहाँ पे फेल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स, मतलब लंबे समय तक यहाँ पे सूखा पड़ने की वजह से हमारी फसलें क्या होती है? फेल होती है। ठीक है, लंबे समय तक सूखा पड़ने से फसलों का फेल होना यहाँ पे मोस्ट कॉमन है, साधारण सी बात है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है? ड्राई लैंड फार्मिंग। तो ड्राई लैंड फार्मिंग हमारा क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 750 या 750 mm बट लेस देन इज 1150 mm। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ड्राई लैंड फार्मिंग हमारी क्या होती है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप या फसलों की ऐसे एरिया में खेती जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से 750 मिलीमीटर से 1150 मिलीमीटर के बीच में हो रही हो, तो ऐसे एरिया को क्या बोलेंगे हम? या ऐसी फार्मिंग को क्या बोलेंगे? ड्राई लैंड फार्मिंग बोलेंगे या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पे 750 mm से कम वार्षिक वर्षा हो रही हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राई फार्मिंग। और जहां पर हमारी वार्षिक वर्षा 750 से 1150 mm के बीच में हो रही है उसको हम क्या बोले? ड्राई लैंड फार्मिंग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो
यहाँ पे जो क्रॉप्स हमारी फेल होती है वो किस वजह से होती है। यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस एरिया की क्या है कि इस एरिया में हमारा किसी पर्टिकुलर एरिया में तो बारिश ज्यादा हो जाएगी, किसी पर्टिकुलर एरिया में हमारी बारिश कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ड्राई स्पेल्स यानी सूखे की वजह से भी फसलें हमारी यहाँ पे बर्बाद होती हैं, और हमारा पानी अधिक बढ़ने की वजह से भी यहाँ पे किसी एरिया में पानी अधिक बढ़ जाता है, उस वजह से भी हमारे यहाँ पे फसलें क्या है बर्बाद हो जाती है। ठीक है, मतलब फेल हो जाती है। यहाँ पे तो हमारे सिर्फ सूखा पड़ने की वजह से यहाँ पे हमारी दोनों वजह है। ठीक है, सूखा भी पड़ना और किसी किसी पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे क्या हो जाता है बारिश ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है। ठीक है, मतलब क्या इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ हमारी जो रेनफॉल होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है रेनफीड फार्मिंग। तो रेनफीड फार्मिंग हमारा क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज या इन वेर एरियाज their annual rainfall is 1150 more than 1150 mm। ठीक है, कहना मतलब ये है कि ऐसे एरिया में खेती करना जहां पर हमारी वार्षिक वर्षा 1150 mm से ज्यादा हो रही हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं रेनफीड एग्रीकल्चर या रेनफीड फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो रेनफीड फार्मिंग में जो हमारी फसलें फेल होती हैं, जो हमारी क्रॉप फेलियर होता है, उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है स्टूडेंट्स हमारी वाटर लॉगिंग कंडीशन। ठीक है, वाटर लॉगिंग कंडीशन हमारे यहाँ पे क्या है वजह है क्रॉप फेल होने का। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमको फसल को कंजर्व करने के लिए या फसलों को बचाने के लिए क्रॉप कल्टीवेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ड्रेनेज फैसिलिटी अपनानी पड़ेगी, जल निकास सुविधा यहाँ पे हमको देनी पड़ेगी, मतलब जल को निकास करना पड़ेगा, जल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जल हमारे क्या है यहाँ पे भर जाता है मोस्टली। ठीक है, लेकिन ड्राई लैंड फार्मिंग में हमको किसी एरिया में ड्रेनेज फैसिलिटी भी अपनानी पड़ेगी, जल निकास भी अपनाना पड़ेगा, और वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटी भी अपनानी पड़ेगी, मतलब जल संरक्षण विधि भी यहाँ पे हमको जल संरक्षण मेथड्स भी यहाँ पे हमको अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, और ड्राई फार्मिंग में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी जो क्रॉप फेल होती है वो हमारे प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स की वजह से होती है, मतलब लंबे समय तक सूखा पड़ने की वजह से होती है। तो यहाँ पे तो मोस्ट कॉमन हमारा क्या है वाटर कंजर्वेशन मेथड ही यहाँ पे हम अपनाएंगे, वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस ही यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, और ऐसी फसलें लगाएंगे जिन फसलों की वाटर रिक्वायरमेंट हमारी कम से कम हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप आपको ये सारी चीजें मैंने बताई है यहाँ पे ये आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की है। अगर किसी तरीके का इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है मैं खुद सेटिस्फाई हूँ आपको ये बताकर। मुझे लग रहा है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई होप आज का ये मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज का हमारा ये रेनफीड एग्रीकल्चर वाटरशेड मैनेजमेंट का हम सब्जेक्ट हमारा इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी ये, तो यहीं पे हम इसको आज समाप्त करते हैं एंड इसका हम यहीं पे करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी इसी सब्जेक्ट पे हम आपको देंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आज तो हमारी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी। ठीक है, आगे जितने भी लेक्चर होंगे उसको हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कंटिन्यू हम इसी सब्जेक्ट का सीरीज यहाँ पे लेके आने वाले, कंटिन्यू इसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर भी इसी पे आएगा, तो इसीलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इस लेक्चर से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।